नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले, जो इस समय इंग्लैंड में भारत सचिव थे, और मिंटो कर्जन के बाद भारत के वायसराय थे। तो देखिए, हम इस अधिनियम की चर्चा करने से पहले ये देख लें कि भारत में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ, ऐसा कौन सा माहौल, कौन सा वातावरण या ऐसे कौन से कारण पैदा हो गए थे कि ब्रिटिश सरकार को 1892 के सुधार अधिनियम पारित करने के बाद भी 1909 का अधिनियम लाना पड़ा। तो देखिए, जो 1892 का सुधार अधिनियम था, उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। भारतीयों की आकांक्षाएं इस अधिनियम से पूरी नहीं हुई थी। खासकर उग्रवादियों को इससे जरा भी संतोष नहीं हुआ। व्यवस्थापिका सभा केवल वाद विवाद की स्थली बनकर रह गई। सरकार के निर्णयों पर उसका प्रभाव नाम मात्र का पड़ता था। निर्वाचन की व्यवस्था एक दिखावा मात्र थी। परिषद के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि भी आंसू पोंछने के समान ही थी। परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था तथा वे बजट के विभिन्न अंगों पर भी वोट नहीं कर सकते थे। इन सब कमियों के कारण 1992 के अधिनियम से भारतीयों को बहुत अधिक निराशा हुई। भारतीय कांग्रेस ने अपनी मांग मनवाने के लिए तथा पुनः सुधार लाने के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण देश में राजनीतिक असंतोष और अशांति फैल गई। इसे दूर करने के लिए शासन में सुधार लाना आवश्यक था। इसी समय भारत में राष्ट्रीय आपदा भी हुई। 1896-97 में भारत में बहुत ही विस्तृत तथा भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल ने हजारों लोगों की जान ले ली। इसी बीच बम्बई में अनावृष्टि ने इस अकाल को और विकराल रूप दे दिया। सरकार द्वारा जनता के लिए उठाए गए कदम बहुत ही तुच्छ थे। उल्टे उसकी आर्थिक नीति के कारण जनता के दुखों में बढ़ोतरी हुई। भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और अधिक असंतोष फैल गया और इसमें और बढ़ोतरी की यहाँ के फ्लैग कमिश्नर को गोली मारकर। यह असंतोष तो चल ही रहा था। इसी असंतोष में आग में घी डालने का काम किया कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने। 1889 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे। वह साम्राज्यवादी थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को
कुचलने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इनके समय में कलकत्ता निगम अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुए, जिनमें राष्ट्रवादियों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। ठीक इसी समय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंग भंग की योजना बनाई। इस योजना के पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य फूट डालकर शासन करना था। इस कार्य ने लॉर्ड कर्जन को अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया। लॉर्ड कर्जन के बंग भंग ने देश में बढ़ते हुए असंतोष में आहुति का कार्य किया। बंग भंग ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। इसको सरकार ने अपनी पूर्ण शक्ति से कुचलने का प्रयास किया। व्यापक विरोध के होते हुए भी लॉर्ड कर्जन की सरकार की मूर्खतापूर्ण एवं कुटिल दृढ़ता की नीति ने लोगों को रोष की सीमा पर पहुंचा दिया। जनता में हिंसात्मक विरोध की भावना और जोर पकड़ गई। पूनिया ने इसके संबंध में कहा है कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल देश में राजनीतिक अशांति के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है कि लॉर्ड मार्ले ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है कि कर्जन की केंद्रीकरण की नीति में उदारवादी सिद्धांतों और महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उल्लंघन, भारतीय नैतिकता के विरुद्ध घृणास्पद शब्दों का व्यवहार तथा बंग भंग जैसी नीतियों ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को अत्यंत लोकप्रिय क्रांतिकारी बना दिया। इस स्थिति को संभालने के लिए ही शायद ब्रिटिश सरकार 1909 का अधिनियम लेके आई। इसके बाद देखिए इस समय विदेशों में भी भारतीयों को लगातार अपमान का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर लंका, मलाया, नटाल और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। संभवतः इसलिए कि वे एक दास जाति के सदस्य हैं। अतः लोगों में यह भावना जागी कि जब तक आज़ाद नहीं हो जाते उन्हें उचित व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए, और इससे राष्ट्रवाद को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त विदेशों में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे भारतीय अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भारत में आंदोलन और तेज कर दिया। इसी को दबाने के लिए भारत सरकार ने 1909 का अधिनियम पारित किया। तो ऐसी विदेशों की कौन सी घटनाएं थीं जिनसे भारतीय इतने प्रभावित हुए? तो देखिए 1894 में छोटे से देश अबिसिनिया ने इटली को पराजित किया।
और 1905 में छोटे से जापान ने दैत्याकार रूस पर विजय प्राप्त की। इन घटनाओं ने एशिया वासियों को नव स्फूर्ति और नव प्रेरणा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता की धारा अविकल गति से प्रभावित होने लगी। बंगाल विभाजन द्वारा कर्जन ने भारतीयों के हृदय में जो कलेश भाव पैदा किया था, उसी की पीड़ा को दूर करने के लिए औषधि के रूप में ब्रिटिश संसद ने 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। अब देखिए, अगला प्रभाव था प्रेस का। प्रेस ने उस समय भारत में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, उनको पूरी तरह से जनता के सामने लाने का प्रयास किया। प्रेस ने राष्ट्रीय जागरण के उदय तथा सुधार की मांग के लिए सराहनीय कार्य किया। केसरी, काल, वैभव, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, युगांतर आदि समाचार पत्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य का पर्दाफाश किया और भारतीयों में नव जागरण का संदेश फैलाया। तिलक विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने देश का भ्रमण कर भारतीयों में राष्ट्रीयता का जो संदेश फैलाया था, उसे प्रेस ने जनता के सामने रखकर जनता में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। इसके अलावा इस समय उग्रवाद और आतंकवाद यानी क्रांतिकारियों का भी विकास हो रहा था। इन सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप नवयुवकों में क्रांति और आतंकवाद की भावना फैली। भारतीयों में यह विश्वास फैल गया कि उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति से स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव नहीं है। कांग्रेस पे उदारवादियों का प्रभाव घटने लगा। सरकार डर गई कि कांग्रेस की बागडोर उग्रवादियों के हाथों में जा सकती है, अतः उसने शासन में सुधार लाना आवश्यक समझा। दूसरी तरफ आतंकवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। बम फेंकना या राजनीतिक षड्यंत्रों की रचना करना आम बात बन गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादियों को दबाने के लिए अपना दमन चक्र जोरों से चलाया, फिर भी गैर क्रांतिकारियों को जीतने के लिए उसने संवैधानिक सुधार लाना आवश्यक समझा। इस समय लाल बाल पाल इन्होंने राष्ट्रवाद की लहर जोरों से चला दी। बाल गंगाधर तिलक ने तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा भी दे दिया था और इस नारे ने भारतीयों में प्राण फूंकने का कार्य किया। तो उग्रवाद और आतंकवाद को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम पारित करने का फैसला किया। इसके बाद सांप्रदायिकता का उदय भी इस समय हो चुका था। भारत में
राष्ट्रीयता के प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस हेतु उन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहित कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोना शुरू कर दिया। लॉर्ड मिंटो के निजी प्रोत्साहन पर हिज हाइनेस सर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला और उसने आगामी सुधारों में मुसलमानों के लिए जातीय प्रतिनिधित्व की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने पृथक निर्वाचन की मांग को दोहराया। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए भी शायद ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम लागू किया। इसी समय कांग्रेस में भी फूट पड़ गई और उदार तथा उग्र विचारधारा वाले दल बन गए। इस फूट का लाभ उठाकर सरकार ने उदारवादियों की पीठ थपथपाने के प्रयत्न आरंभ कर दिए और इन उदारवादियों और मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम पारित करना आवश्यक समझा। इसी समय दिसंबर 1905 में इंग्लैंड में उदारवादियों का मंत्रिमंडल बना। मार्ले भारत सचिव बने। वह भारतीयों तथा भारतीय समस्याओं से पूर्ण सहानुभूति रखते थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो भी समान विचारों के पोषक थे। उदार दल की सरकार ने संवैधानिक सुधार की नीति अपनाई और इसीलिए इस ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम लागू करने का प्रयास किया। इसके लिए कांग्रेस की मांग ने भी ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया। 1905 में कांग्रेस ने अपने उद्देश्य के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत का शासन भारतीयों के हितों में होना चाहिए और कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्वशासित उपनिवेशों की भांति भारत में सरकार का संगठन होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने भी यह मांग की कि प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान परिषद में सुधार लाया जाए। उन्होंने स्वयं भारत सचिव मार्ले से भेंट की और कांग्रेस की मांग को उनके समक्ष रखा। मार्ले ने औपनिवेशिक स्वशासन पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, पर उनको न्यायोचित सुधार का वचन दिया और अपने वचन को व्यवहार में लाने के लिए इन्होंने 1909 का अधिनियम पारित किया। इन सबके ऊपर ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिसे उसने
भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सर्वोच्चता फुट डालो और राज करो नीति को व्यवहार रूप देकर ही स्थापित की थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ से ही हिंदू और मुसलमानों में फुट डालने का प्रयास किया। प्रारंभ में मुसलमानों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं का पक्ष लिया और जब हिंदुओं में राष्ट्रवाद तेजी से फैलने लगा तो हिंदुओं को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इनके मन में संप्रदायवाद की भावना या संप्रदायवाद का बीजारोपण कर दिया और 1909 का अधिनियम लाने के पीछे भी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य हिंदू मुसलमानों और कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दलों में फूट डालने का उद्देश्य था। शायद ब्रिटिश सरकार वास्तविक रूप से भारत में सुधार नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ फूट डालकर अपना शासन निर्बाध गति से चलाना चाहती थी और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम पारित किया जिसमें सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया। ये सांप्रदायिकता का बीजारोपण किस तरह से हुआ, इसकी चर्चा हम जब 1909 के अधिनियम की विशेषताओं पर बात करेंगे तो उसमें बताएंगे। 1909 के अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधि व्यवस्था कायम करना कदापि नहीं था। इस संदर्भ में या सुधारों के बारे में खुद मार्ले ने कहा था कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मेरा ऐसे कार्यों से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भारत में कोई सुधार करना नहीं था, सिर्फ फूट डालना और राज करना ही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 का अधिनियम पारित किया। अब यह अधिनियम किस प्रकार से पारित किया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या भारतीय इससे संतुष्ट हो गए या उन्होंने अन्य और सुधारों की मांग की, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।